बच्चों हमने अपना दूसरा पाठ लेखन कला और शहरी जीवन ये पूरे 4 भागों के अंदर पूरा पढ़ लिया है और आज भाग 5 के रूप में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न जो है उस पर कुछ बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने पद्धति पहले पाठ के प्रश्न करने के अंदर अपनाई थी उसी पद्धति को इसी पाठ के अंदर हमें आगे बढ़ाना है। ठीक बात है, तो हम शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके बारे में आपको क्या करना है, किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख करना है। ठीक बात है, तो सबसे पहली चीज आपकी पूछी जा रही है कि श्रम विभाजन कौन से जीवन की, शहरों के जीवन की बात की जा रही है। तो हमने यहाँ पर एक बार बात कर ली है पिछली कक्षा के अंदर कि हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया। क्या पढ़ा है? मेसोपोटामिया। ठीक बात है, और इस मेसोपोटामिया के अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे क्या है, शहरी जीवन स्थापित हुआ। ठीक है, और इस शहरी जीवन की भी हमने कुछ विशेषताएं लिखी थी, जिसमें से एक विशेषता थी अपना श्रम का विभाजन। ठीक बात, तो ये पूछ रहा है कि भाई श्रम विभाजन की कोई विशेषताएं आप जो है वो लिखिए। श्रम विभाजन से क्या मतलब होता है बच्चों? श्रम विभाजन को हमने अच्छे से समझा है। श्रम विभाजन का मतलब ये हुआ कि एक ही कार्य से क्या होंगे, एक ही कार्य से कई लोग जुड़े होते हैं। एक ही कार्य से कई लोग क्या होंगे, इससे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो एक ही कार्य से कई लोग जुड़े होंगे, जिसमें हमने एक उदाहरण लेके भी देख लिया था कि जैसे कि एक मूर्ति है कि क्या निर्माण की जानी है, एक मूर्ति का निर्माण किया जाना है। अब इस मूर्ति के निर्माण के अंदर हम बात करें तो हमने देखेंगे कि भाई इस मूर्ति के निर्माण से करेगा कौन निर्माण, तो एक शिल्पकार जो है वो इस मूर्ति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। पहली बात तो ये होगी कि शिल्पकार जो है वो निर्माण करेगा। दूसरी बात क्या होगी कि इस शिल्पकार के अलावा ये तो क्या करना जानता है, सिर्फ नक्काशी करना जानता है, उस पत्थर के ऊपर कोई आकृति उकेरना जानता है। अब क्या लाना पड़ेगा हमको, एक पत्थर भी तो इसको लाना पड़ेगा जिसके ऊपर वो क्या करेगा, ये सारी नक्काशी का कार्य करने वाला है। और क्या चाहिए उसको, इसको चाहिए होंगे औजार। क्या चाहिए होंगे, औजार चाहिए। ठीक बात है, तो औजार बनाने वाला कुछ अलग होगा। औजार बनाने के लिए क्या चाहिए, तांबा चाहिए, या और क्या चाहिए, कांसा चाहिए। ठीक है, तो ये भी लाना होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या चाहिए, अगर तांबे और कांसे से तांबा और टिन को मिलाकर के अगर कांसा बनाना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को मिलाने के लिए हमें और क्या चीज लानी पड़ेगी, कोयला भी तो लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक शहर की एक विशेषता होती है कि किसी एक स्पेसिफिक कार्य से भी कई सारे जो लोग हैं, कई सारे उद्यम उससे जुड़े हुए होते हैं। तो हमने ये बात करी कि श्रम विभाजन जो है वो शहर की विशेषता होती है, इसमें एक ही कार्य से क्या है, कई प्रकार के लोग जुड़े हुए होंगे। आ गई बात समझ के अंदर आपको। इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि नवगर के सब जो लोग हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। फिर क्या है, एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले कांसे के औजारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता क्या है, सिर्फ नक्काशी करना वो जानता है। इसके अलावा जो अन्य जो कार्य किए जाने वो तो किसी और व्यक्ति के द्वारा किए जाने हैं। औजार बनाने के लिए भी क्या चाहिए होगा, तांबा चाहिए, रांगा चाहिए, साथ ही लकड़ी के कोयले वगैरह की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ये सारी विशेषताएं क्या है, श्रम विभाजन की विशेषताएं थी। ठीक बात है, आप लोग जो है प्रश्न का उत्तर जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप बाद में इसका उत्तर लिख पाएंगे। सेकेंड प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मेसोपोटामिया में सामान का आयात निर्यात किस प्रकार का होता था। ठीक है, तो किस प्रकार का आयात निर्यात हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो मेसोपोटामिया के अंदर हमने बात करी थी कि 2 चीजें थी वहां पे, एक तो आयात की बात कर ली थी हमने, और दूसरी चीज हमने क्या बात करी थी, निर्यात की भी बात उस समय कर ली थी। तो देखिए, हमने स्पष्ट कहा था कि जो मेसोपोटामिया है उसके अंदर एक संसाधन जो है वो नहीं है। वो कौन सा था आपका, खनिज संसाधन। इसकी क्या थी, मेसोपोटामिया में कमी थी। जबकि निर्यात के अंदर हमने बात करी थी कि जो कृषि उत्पाद है, कौन से, कृषि उत्पाद जो है वो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होते हैं। हमने पढ़ा था दक्षिण के अंदर दजला और फरात नदियां हैं, और उन फरात नदियों के द्वारा जो उपजाऊ क्षेत्र है, इसका जो सिंचित क्षेत्र है, उससे बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है, कृषि का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो है ये यहाँ से कपड़ों का भी उत्पादन करते हैं। तो इसका मतलब ये कपड़े और कृषि उत्पाद तो इनका क्या बन गया था, ये इनका निर्यात करने का उत्पाद था। जबकि आयात के अंदर हमने बात करी कि इनके पास खनिज संसाधन नहीं थे। खनिज संसाधनों में हम किससे ले लेंगे, इनके पास सोना नहीं था,
चांदी नहीं थी, इनके मतलब इनके मंदिर जो है, शहर जो है, उनको सजाने के लिए, उसमें जड़ाई वगैरह करने के लिए क्या नहीं थे, बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं वो इनके पास नहीं थे। इनको जो औजार बनाने हैं तो ये कांसा कह लो, तांबा कह लो, या क्या कह लें, टिन कह लें, ये भी इनके पास में उपलब्ध नहीं थे। और क्या चीज़ें, और देखिए हमने बात करी थी कि यहाँ पर जो है वो लकड़ी भी ढंग की नहीं है, उसकी नाव वगैरह भी अच्छे से बनाई नहीं जा सकती थी, तो ये भी इनको क्या करनी पड़ती थी, आयात करनी पड़ती थी। हमने ये भी बात करी थी कि ये जो लोग हैं ये अपनी पास के ही सभ्यता तुर्की से या ईरान से ये इन चीज़ों का क्या करते थे, या इससे भी बाहर खाड़ी के प्रदेश जो है उनसे इन चीज़ों का क्या करते थे, आयात करते थे। तो आयात और निर्यात किस प्रकार का होता था उसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, इसका उत्तर जो है, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वो लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती पत्थरों का तुर्की और ईरान से क्या करते हैं, आयात करते हैं। कपड़ा, कृषि उत्पाद इनके पास में होता है, तो इसका ये क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है आपके सामने, मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। भाषा के इस्तेमाल का वर्णन, ठीक है, कि भाषा किस प्रकार से उनके पास में यूज की जाती थी, आखिर भाषा की क्या आवश्यकता थी जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने भाषा का आविष्कार कर लिया और लिपि का भी आविष्कार इन्होंने कर लिया। देखिए बात पूछ रहा है कि भाषा और भाषा का इस्तेमाल करना, भाषा का उपयोग करना यहाँ पर क्यों आवश्यक हो गया था। तो देखिए हमने एक बात करी थी कि यहाँ पर जो प्राचीन शहर है वो किसी देवालय के चारों और जो है वो विस्तृत रूप से फैले थे, या फिर क्या हुआ था, यहाँ पे व्यापारिक शहरों का उद्भव हुआ था। ठीक बात है, मंदिर के चारों तरफ प्रगति करने वाले शहर और किसी एक व्यापार केंद्र के चारों ओर प्रगति करने वाले शहर, इन दो भागों में हमने बांट के इसको पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि उस देवालय के अंदर इनको क्या रखना पड़ता है, क्योंकि वो जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो सारी मंदिरों में होती थी, तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, इनको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। वहाँ पर कितनी सूचियाँ मिली हमें 5000 से ज़्यादा, क्योंकि कौन कौन सी वस्तु मंदिर में आई, कौन कौन सी गई, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इनको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ये जो व्यापारिक शहर है उनमें शहरी जीवन की जब विशेषता अत्यधिक दिख जाती है, तो शहरी जीवन की विशेषताओं के आने के कारण यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं। क्या लिखे गए, काव्य लिखे गए हैं। फिर राजाओं का जो शासन है तो उस शासन के द्वारा कुछ आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, तो उन शासना आदेशों को भी लिखने की प्रक्रिया जो है वो की गई थी। इसके अलावा देखिए भूमि जो है अगर किसी को आवंटित की है या भूमि का जो अनुदान दिया था, तो उस भूमि अनुदान को भी क्या करना पड़ेगा, उनको लिखित करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए हमने पढ़ा कि जो दक्षिणी भाग है वहां पर विद्यालयों की स्थापना हुई थी। क्या स्थापित हुए थे, विद्यालय। ठीक है, अगर विद्यालय की शिक्षा प्रदान करनी है तो भी क्या जरूरत पड़ेगी, भाषा की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे बात समझ में, हमने इस पूरे पाठ में भाषा के उपयोग के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया है, उनमें से कुछ चीज़ें जो है ये आपके सामने रखी है। देखिए भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में, शब्दकोश बनाने में, भूमि हस्तांतरण यानी कि वही बात है जो भूमि अनुदान दिया जा रहा है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जा रही है, उसको क्या करनी है, उसको कानूनी मान्यता प्रदान करनी है, तो लिखित रखना होगा। कानूनों में परिवर्तन करना मतलब शासना आदेश निकालना किसी राजा के द्वारा, राजाओं के कार्यों का वर्णन और उसके आदेश जारी करने, इन सब चीजों के अंदर किसकी जरूरत पड़ती थी, इन सब चीजों के अंदर भाषा की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुखिया अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था, इस संबंध के अंदर तर्क दीजिए। ठीक है, हमने बात करी थी कि जो देवालयों के चारों तरफ जो नगर विकसित हुए हैं, देवालयों के चारों तरफ में, उन नगरों में धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें धीरे धीरे जो है हिसाब किताब की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि जो उत्पाद की प्रक्रिया वो जो है वो देवालयों में हो रही थी। ठीक बात। उसके बाद में हमने बात करी थी कि वहाँ जो लोग हैं उनके बीच में जमीन पाने के लिए क्या हो रहे थे, आपस में झगड़े भी होते
रहते थे। तो इन झगड़ों के अंदर कोई ना कोई जो मुखिया है, किसी एक कबीले का मुखिया या संगठन का जो मुखिया एक क्षेत्र का, वो क्या है, विजेता होता था और दूसरा पराजित होता था। जो विजेता होता था उसके नियंत्रण में धीरे धीरे क्या होती थी, वृद्धि हुई। और अब जो है वो क्या करने लग गया है कि अपने निवास के चारों तरफ, अपने निवास के चारों तरफ में जो है अन्य किसानों के आवासों को वो स्थापित करने लग गया था। अन्य किसानों के आवासों को स्थापित क्यों करने लग गया था? क्योंकि एक तो उसको क्या जरूरत थी कि जब भी आक्रमण हो जाए तो तत्काल अगर उसको मदद चाहिए तो तत्काल सेना का जो गठन करना है। अगर वो सारे किसान जो है वो अपने अपने स्तरों के हिसाब से दूर में रहेंगे तो मुखिया के कहने पे हाथों हाथ उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक तो लंका लुट जाएगी ना भाई। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि तत्काल सेना की जब उसको जरूरत पड़ती थी तो वो यहाँ से हासिल कर सकता था। दूसरी चीज कहते हैं हम कि भाई उसने अपनी सुरक्षा व अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए, अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए जो है उसने अपने नज़दीक ही अपने समर्थक किसानों को क्या किया, वहाँ पे बिठाया था। ठीक बात है। तो ये कुछ तर्क है जिस कारण से क्या करता था उस समय का जो मुखिया है परिवार का या उस वंश का, वो अपने आसपास में अन्य लोगों को या किसानों को बसा लेता था। ठीक है, देखिए आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले हाथों हाथ। ठीक है, आसपास बसने से अपने आप को वो क्या करता था, सुरक्षित महसूस कर सकता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे, तर्क देकर के स्पष्ट कीजिए। हमने भाषा के बारे में बात करी तो हमने लिपि के बारे में भी बात की थी। अगर हमने मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में बात करें, कौन सी की लिपि, मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि ये लिपि कैसी थी भैया, ये लिपि कैसी थी, पहले तो चित्राक्षर लिपि थी, ये हम पढ़ चुके हैं, या फिर हमने इसको एक और नाम दिया था, वो नाम क्या था, क्यूनिफोरस या किलाक्षर लिपि। ठीक है, क्यूनिफॉर्म जो लिपि है वो। ठीक है, और इसमें क्या होते थे, ये जो लिपि है इस लिपि में लगभग 500 से ज्यादा क्या होते थे, 500 से ज्यादा प्रकार के जो है वो चिन्ह होते थे, ज्यादा प्रकार के चिन्ह होते थे। ठीक बात है। अब इतने सारे जो चिन्ह हैं, अगर इस लिपि का प्रयोग करना है अर्थात इस लिपि को पढ़ना है या लिखना है तो ये सारे चिन्ह क्या होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। लेकिन ये इतने सारे जो चिन्ह है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए याद रख पाना संभव नहीं था। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात क्या हो गया कि यहाँ पे एक लिपिक वर्ग अस्तित्व में था। क्या था, एक लिपिक वर्ग अस्तित्व में था, अर्थात लिखने पढ़ने का कार्य इस वर्ग के द्वारा किया जाता था। क्योंकि हमने इसकी एक विधि भी पढ़ी है कि भाई किलाक्षर लिपि जो है वो किस प्रकार से तैयार होती थी, किस प्रकार से लिखी जाती थी। उसमें हमने बात करी थी कि भाई जो चिकनी मिट्टी है उसका वो पट्टिकाएं बनाते हैं और उसके ऊपर लिखने का कार्य किया जाता था। तो ये कार्य किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता था, हर एक के द्वारा ये कार्य संभव नहीं था। इस वजह से जो है हमने क्या बात करी कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग जो है वो पढ़ लिख पाते थे, मतलब कि हर एक लोग जो है वो यहाँ पे पढ़ने लिखने का कार्य नहीं कर पाता था। इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, 2 बिंदुओं के अंदर हमें सीधा सीधा लिखना है। मेसोपोटामिया के लोग, बहुत कम लोग जो है वो पढ़ लिख सकते थे और इसका कारण हमने क्या लिखा है कि प्रतीक या चिन्ह की जो संख्या है उस सैकड़ों की संख्या में थे और पेचीदा भी थे। लिखने बनाने के अंदर हर एक व्यक्ति इसमें सक्षम नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मारी नगर के राजमहल की, कौन से नगर के, मारी नगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये बात देखनी है कि ये मारी नगर जो है ये कहाँ पर पड़ता है भाई, मेसोपोटामिया में है। कौन से भाग के अंदर है, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग, बताइए जरा याद करके। तो जो मेसोपोटामिया है इसके उत्तरी भाग में है। कौन से भाग में है, उत्तरी भाग के अंदर है ये। ठीक है, जो कौन सा प्रदेश कहलाएगा हमारे यहाँ, हमने भौगोलिक विशेषताओं में पढ़ लिया था इसको। ये कौन सा है, स्टेपी घास का मैदान जो है वहाँ का ये प्रदेश था। ठीक है, यहाँ पे हमें उत्खनन के अंदर क्या मिला है, एक राजमहल मिला है और इस राजमहल का निर्माता या किसे माना गया है, यहाँ पे मारी को माना गया है। मारी शहर के अंदर ये राजमहल हमें प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। इस राजमहल की विशेषता अगर देखें तो हमने बात करी थी कि इस मारी राजमहल का प्रवेश द्वार कितने थे भाई, मात्र एक ही था, सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये बात कर ली थी। इसके अलावा इसमें
हर एक प्रयोजन के लिए अलग अलग कक्ष थे। हर एक प्रयोजन हेतु क्या क्या होते थे, अलग अलग कक्ष होते थे। ये बात हमने कर ली थी कि भाई यहाँ पे लगभग 260 से अधिक जो है वो कमरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राजा के लिए बैठने का कमरा अलग है, सोने का कमरा अलग है, उसकी रसोई अलग है, उसके खाने की जो मेज है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है, मांस है, मछली है और विभिन्न प्रकार के फल है, और ये सारे जो है उसके टेबल पर सजे हुए रहते थे। इसके अलावा हमने बात करी कि उसमें प्रवेश के लिए एक ही जो है वो द्वार होता था और वो द्वार एक बड़े आंगन के अंदर खुलता था। उसके बाद में जो है एक और आंगन होता था जिसके अंदर राजा अपने अन्य सहयोगियों के साथ में बैठ कर के राज्य के बारे में चर्चा किया करता था। आगंतुकों से मिलने का कमरा भी अलग था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ इस राजमहल की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। कौन सा है ये, मारी नगर का राजमहल। ठीक बात है। इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे कि मारी नगर का विशाल राजमहल यहाँ के शाही परिवार का क्या था, एक तो निवास स्थान था। यह राजमहल प्रशासन और कीमती धातुओं के निर्माण का क्या था, मुख्य केंद्र था। उसके बाद में भोजन की, राजा के भोजन के लिए जो मेज है उसमें कई सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, और इस विशाल महल के अंदर कितने कक्ष थे, 260 कक्षों का निर्माण, अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कक्ष जो है वो बने हुए होते थे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मारी नगर के राजमहल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि जो मेसोपोटामिया है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से। एक शब्द तो होता है आपका मेसोस, क्या शब्द होता है, एक तो मेसोस, और एक शब्द आपका होता है पोटेमोस। क्या शब्द होगा दूसरा, पोटेमोस। मेसोस और पोटेमोस। मेसोस का अर्थ हमने यहाँ पे लगाया था मध्य, क्या लगाया था, मध्य। और पोटेमोस का अर्थ हमने प्राप्त किया था नदी। क्या अर्थ लिया था हमने, नदी। ठीक है, तो मध्य और नदी, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र। कौन से अर्थ में आया इसका नाम, 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, मध्य का क्षेत्र। और कौन सी 2 नदियां हो गई भैया, दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र। क्या कहलाया है, क्या कहलाया है, मेसोपोटामिया के नाम से जाना गया। सीधा साधा अर्थ है, मेसोस और पोटेमोस 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। इसका अर्थ यही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। इसमें ये याद रख लेना, यह जो ऐतिहासिक भूमि है मेसोपोटामिया की, वर्तमान में कहाँ है, इराक गणराज्य का हिस्सा है। ठीक बात है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। हमने अच्छे से देखा था, पहले ही पार्ट का पहला ही जो बिंदु हमने लिया है उसी के अंदर हमने देख ली थी भौगोलिक स्थिति। एक बार से उसमें मैप बना करके भी आपको बताया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया की स्थिति को हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक बात है। ये जो मेसोपोटामिया है, देखिए चित्र तो अच्छा बन गया ना, हाँ वेरी गुड। लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा चित्रकार भी बन सकता हूँ। चलिए देखते हैं। हमने बात करी थी कि इसका जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वोत्तर का जो भाग है उसके बारे में हमने जाना था। इसके उत्तरी भाग के बारे में हमने जाना था और इसके दक्षिणी भाग के बारे में भी हमने यहाँ पे बात करी थी। तो हमने क्या बात करी थी, देखो सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर तो क्या थे भैया, यहाँ पे ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और इसकी बात हमने कर ली थी कि ये जो क्षेत्र है ये हरे भरे और ऊंचे नीचे क्षेत्र है। हरे भरे ऊंचे नीचे क्षेत्र है। कौन से वाले भैया, ये आपका पूर्व का जो भाग है ये वाला। ठीक है, और ये भी कैसा प्रदेश था, हमने बात करी थी कि ये कैसा प्रदेश है भाई, उपजाऊ प्रदेश था। और यहाँ पर कृषि जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी। हमने ये भी देखा था कि यहाँ 7000 से लेकर 5000 ईसा पूर्व के अंदर जो है यहाँ से कृषि का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। उसके बाद में हमने बात करी है उत्तरी भाग की ओर। ये जो उत्तर वाला जो भाग है यहाँ पे हमने बात करी कि उत्तर के अंदर यहाँ पे स्टेपी घास का मैदान था। क्या था, स्टेपी घास का मैदान जो है वो अवस्थित था यहाँ पे। और इस स्टेपी घास के मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्य हमने देखा वो यहाँ पे क्या होता था, पशु चारण, व इसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे पशुपालन जो है वो सभ्यता उत्पन्न हुई थी। हालांकि हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे
बिल्कुल कृषि नहीं होती थी, ऐसा तो नहीं था। हमने देखा था कि जो फरात नदी है, इस फरात नदी का ये जो भाग है, जो इसका बिल्कुल नज़दीकतम जो भाग है, ये भाग तो दलदली भाग था, अर्थात बाढ़ का क्षेत्र था। लेकिन इसके बाद पड़ने वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पे क्या होती थी, कृषि भी होती थी। ये हमने जब मारी को पढ़ा था, उत्तरी मेसोपोटामिया के एक शहर का अध्ययन किया था, तब हमने ये बात कर ली थी। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास में क्या चीज़ है, दक्षिणी भाग की ओर बात करें तो ये जो दक्षिणी भाग है, इसके बारे में हमने कहा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेगिस्तान का क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक बात है, यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान के अंदर ही हमने कहा था कि यहाँ जो दजला नदी है, कौन सी नदी, दजला नदी, ये यहाँ पर विभिन्न धाराओं के अंदर बंट जाती है। यहाँ पे क्या होती है, ये दजला की विभिन्न धाराएं हैं और इन धाराओं के वजह से ये जो क्षेत्र है वो अत्यधिक उपजाऊ बन गया था, क्योंकि ये धाराएं यहाँ पर नहरों का कार्य कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होती थी, कृषि होती थी। तो ये जो कृषि उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा था, दक्षिण का रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र था। तो इस प्रकार से हमने मेसोपोटामिया की भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में विस्तृत रूप से जो है वो अध्ययन यहाँ पर कर लिया था। तो हमने देख लिया पूर्वी भाग में क्या है स्थिति, और इसके अलावा हमने बात कर ली कि उत्तरी भाग में क्या स्थिति और दक्षिणी भाग के अंदर क्या स्थिति रही थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने इसका वर्णन लिख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारी चीज़ें वही लिखी है जो अभी अभी मैंने आपको समझाई है या बताई है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। हमें देखना है कि मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था, देखिए कृषि व्यवस्था किस प्रकार की रही है मेसोपोटामिया के अंतर्गत। तो हमने बात करी, अभी की अभी बात करी है कि जो कृषि व्यवस्था है वो सर्वाधिक कहाँ प्रचलित थी भाई, हमने दो क्षेत्रों की बात करी थी कृषि व्यवस्था के लिए। कौन से दो क्षेत्र की बात करी थी हमने, एक तो हमने बात की थी पूर्वी और उत्तरी जो भाग है, अर्थात जो पूर्वोत्तर का भाग है वहाँ पर भी कृषि उत्पादित हो रही थी, लेकिन सर्वाधिक जो कृषि उत्पादित हो रही है उसके बारे में हमने बात करी थी कि वो कहाँ पे हो रही थी, दक्षिणी भाग के अंदर जो रेगिस्तान फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, जो रेगिस्तान फैला हुआ है, यहाँ पर हमने कृषि की बात करी थी। और इसमें भी हमने कहा था कि यहाँ पर जो है रेगिस्तान के अंदर कौन सी नदी, दजला नदी, वो किसका कार्य कर रही है, यहाँ पे नहरों का जो है वो नहरों की पूर्ति कर रही है। यहाँ पे नहरों की आवश्यकता ही नहीं है, ये खुद ही नदी जो है वो विभिन्न धाराओं के अंदर यहाँ रेगिस्तान के अंदर आकर के आपस में बंट जाती है, तो यही नहर बन गई इनके लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पे बात की थी कि इस यहाँ पर जो है सरसों, जौ, मटर, गेहूं, इस प्रकार की जो है वो यहाँ पर खेती की जाती थी। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि यहाँ पे जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन होता था। क्या होता था, सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, अधिशेष उत्पादन, ये बात भी हमने करी थी। और इस वजह से यहाँ से इन चीज़ों का क्या किया जाता था, निर्यात भी किया जाता था। तो ये आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे कृषि किस किस फसलों की होती है। देखिए गेहूं, जौ, मटर, मसूर, गर्मियों के अंदर खजूर के पेड़ों के ऊपर से भी जो है वो अत्यधिक फल इनको प्राप्त होते थे। समकालीन सभ्यताओं में जो है सबसे अच्छी खेती जो है वो यहीं पर होती थी। पशुपालन की बात जो हमने कर ली थी कि मारी जो है वो उत्तरी जो क्षेत्र है जहाँ पे स्टेपी घास का मैदान था, वो यहाँ पर क्या था, पशुपालन का इलाका था। ऊंचे जो वाले इलाके जो है वहाँ पे ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यही कुछ बिंदु है इसी प्रश्न के हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट इसके साथ रखिए। वही बात कर रहा है, दजले फरात जो है वो धारा में बंट करके नहरों के रूप में खेती कर रहे हैं। शहरी जीवन की एक अच्छी सी विशेषता है, वो सारी बातें जो अभी अभी हमने करी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, शहरीकरण का क्या महत्व था। इसका उत्तर इसी के साथ ही आ गया। चलिए आप यहीं से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का मतलब तो आप समझ चुके हैं ना, कि जो शहर बन रहे हैं और धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, कोई बस्तियां स्थापित हो रही है, आगे बढ़ते हुए वो विकास के कारण किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, शहरों के अंदर, नगरों के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे खाद्य उत्पादन से स्टार्ट हुए, लेकिन धीरे धीरे क्या बढ़ गई, आर्थिक गतिविधियां जो है वो भी बढ़ गई थी। क्योंकि हमने बात की कि देवालय के अंदर पहले तो सिर्फ वस्तुएं आती थी, फिर उनका क्या बनाया जाने
लगा, उनसे उत्पादन तैयार किया जाने लगा और फिर ये सरप्लस प्रोडक्शन के अंदर बदल गया। तो आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ पे प्रारंभ हुई। उसके बाद में यहाँ इस प्रकार से क्या हुआ, जनसंख्या का घनत्व बढ़ा तो क्या बसने लग गए, यहाँ पे कस्बे बसने लगे, उनका निर्माण यहाँ पे हुआ। धीरे धीरे कारोबार जो है वो भी बढ़ा और ये क्या बन गए हैं, व्यापार के केंद्र बन गए। उसके बाद शहरी अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए था, हिसाब किताब लिखित रूप में होना चाहिए था, वो भी यहाँ पर था। उसके अलावा श्रम विभाजन देखा हमने कि भाई शहरों में ये विशेषता होती है, तो ये भी यहाँ पर विशेषता थी। और परिवहन की व्यवस्था के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो जो दजला और फरात नदियों का जो क्षेत्र था और विभिन्न नहरों के रूप में, जो धाराओं के रूप में ये नदी बंटी हुई थी, तो ये परिवहन के लिए यहाँ पे एक अच्छा परिवहन का साधन उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। तो जो लेखन कला है उसका क्रमबद्ध वर्णन की बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, लेखन कला यहाँ पर किसके ऊपर की जा रही है, तो आपको पता होगा ये विभिन्न पट्टिकाओं के ऊपर की जाती थी। किसके ऊपर, पट्टिकाओं के ऊपर। किसकी सहायता से, तो यहाँ पर एक सरकंडे की तिली जो है वो कह लें हम, या सरकंडे की तिली की जो तीखी नोक है उसकी सहायता से यहाँ पर लेखन कार्य किया जाता था। अब क्रमबद्ध विकास का मतलब ये हुआ कि चित्राक्षर से कीलाक्षर के अंदर ये किस प्रकार से जा रहे हैं, वो चीज इनको यहाँ पे आपको बतानी है। चित्राक्षर से कीलाक्षर की ओर जो ये बढ़े हैं तो वो इनका प्रोग्रेस किस प्रकार से हुआ, अर्थात कीलाक्षर विधि किस प्रकार से तैयार होती थी वो वर्णन इनको बताना है। कीलाक्षर विधि के लिए हमने पढ़ा था कि ये किस पे प्रयोग करते थे, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का जो है वो इन्होंने क्या किया, उसको पहले पानी में भिगोया, उसको गूंथा, उसके बाद में क्या किया, उसको अच्छे से मिक्स कर डाला और उसके बाद में क्या किया, थाप करके उसकी एक जो है चतुष्कोणीय टाइप की पट्टी बनाई और उस पट्टी के ऊपर क्या किया इन्होंने, ऐसी पट्टी जो हाथ में भी पकड़ी जा सकती थी और फिर उस पर जो है सरकंडे की सहायता से कुछ लिख डाला और उसके बाद में क्या किया, उसको सुखा दिया ताकि वो एक मिट्टी के बर्तनों के तरीके से कठोर आकृति का रूप धारण कर ले। इसकी विशेषता ये भी होती थी कि इसको सूखने से पहले लिखा जाना अनिवार्य था, क्योंकि सूखने के बाद इसमें और कुछ चीजें ऐड नहीं की जा सकती थी। तो ये विभिन्न प्रकार के व्यापारिक सौदों में, हिसाब के अंदर काम में ली जाती थी। तो ये इस प्रकार का एक लेखन कला का क्या था, क्रमबद्ध रूप से विकास था। यही उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है। चिकनी मिट्टी को आकार देकर के सुखाना, फिर लिखने वाली सतह को चिकनी बनाना, तिली की नोक से वहाँ पर लिखना, फिर धूप के अंदर सुखाना और फिर यहाँ खुदाई से जो है वो हमें कई प्रकार की सैकड़ों पट्टिकाएं प्राप्त हुई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े होते थे। हमने पढ़ा था कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो मतलब फरात दजला का जो धाराओं में बंटने वाला भाग है, अर्थात रेगिस्तानी भाग। कौन से वाले भाग की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो रेगिस्तानी भाग है वहां पे क्या होता था, विभिन्न लोगों के बीच में झगड़े भी होते थे। इसका कारण पूछ रहा है आपसे कि भाई क्यों होते थे, वो चीज़ें आपको स्पष्ट करनी है। तो देखिए, रेगिस्तानी भाग के अंदर जो है वो सर्वप्रमुख जो व्यवसाय है वो क्या था, कृषि था। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। और अगर कृषि है तो कृषि के लिए जो दो मूलभूत आवश्यकताएं होती है भाई, वो क्या क्या होंगी। एक तो कृषि कहाँ पे की जाएगी, कहाँ पे की जाएगी, जमीन पे। और दूसरी क्या चीज़ होगी, जरूरत क्या होगी कृषि करने के लिए, पानी। तो कौन सी दो चीज़ों के लिए इनके बीच में झगड़ा होता है, जमीन और पानी के लिए इनके बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है। एक तो क्षेत्र पर अधिकार करना, जो नदी के तट के पास वाला जो क्षेत्र है क्योंकि वो उपजाऊ होता था, उसके ऊपर अधिकार करने के लिए झगड़ते थे। या फिर मुख्यतः जो इनके बीच में झगड़ा होता था वो किसके बीच में हो रहा है, इनके लिए पानी के बीच में जो है वो इनके बीच में झगड़ा ज़्यादातर होता था। क्योंकि फरात नदी के अंदर जो ऊंचे वाले भाग में रहते थे वो नदी का ज़्यादातर पानी ले लेते थे, तो निचलों को पानी प्राप्त नहीं होता था, इस वजह से वो झगड़े करते थे। या फिर जो है इस नदी के तट के अंदर गाद जम जाती थी, उस वजह से भी उनको पानी नहीं मिल पाता था। कुछ जो है ये धारा, नदी की धारा जो है फरात, ये अपनी धाराएँ बदल देती थी, तो जो है वो कई बार किसानों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ जाता था। तो ये सारे जो कारण है वो इसके माने गए हैं। जैसे कि ग्रामीणों में पानी और जमीन के लिए झगड़ा होता था, ठीक है। नदियों का रास्ता बदल देने से लोग क्या पुनः स्थापित होते रहते थे, कोई फिक्स स्थिति तो यहाँ पर थी नहीं। उसके अलावा क्या है, नदी की जल धाराओं के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग जो है वो वहां रहने वाले जो लोग हैं ये सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते थे। कई बार क्या होता है, नदी के अंदर गाद जम जाती थी तो इससे पानी क्या है वो बहना रुक जाता था और नीचे वाले लोग जो होते थे उनको पानी यहाँ से प्राप्त नहीं होता था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपका इसका उत्तर होगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न है, ये आपको मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये पूरा आपको बताया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रश्न आपका गृह कार्य का प्रश्न है, ये प्रश्न आपको ही करना है। प्रश्न है आपके सामने कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, यानी कि ये वही प्रश्न हो गया जो पहले पार्ट के अंदर भी हमने एक प्रश्न किया था कि मानव विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन कीजिए, है ना। इसका मतलब उसमें ये हुआ कि वो पूरा पाठ के अंदर आपको क्या क्या पता है वो लिखना है। तो इसमें भी यही है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करना, माने मेसोपोटामिया के अंदर आपने क्या क्या देखा है वो सारी चीज़ों का जो है वो वर्णन इसके अंतर्गत आपको करना है। मैं कुछ बिंदुओं के रूप में आप में इसके अंदर आपकी हेल्प कर सकता हूं कि आपको सबसे पहले इसके अंदर उत्तर के अंदर लेखन कला थी यहाँ पे, उसके बारे में कुछ वर्णन लिखना है। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे गणित की गणनाएं प्रचलित थी, है ना, प्रचलित थी कि नहीं थी, हमने बात करी हुई है इसके बारे में। गुणा भाग जानते हैं, ये वर्ग और वर्गमूल निकालना जानते हैं, जिसमें 2 का वर्गमूल हमने निकाल के बताया आपको। इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी जानते थे। फिर हमने देखा यहाँ पे विद्यालय जैसी संस्थाएं थी। उसके बाद में हमने देखा कि शहरी लोगों के आधुनिक तौर तरीके क्या क्या थे, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर हमने देखा शहरी जीवन और उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, साक्षरता किस प्रकार की थी, स्त्रियां की जो दशा है वो किस प्रकार की थी, ठीक है। उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेजों का होना, ये चीज़ भी एक मैटर था, हमने पढ़ा था स्त्रियों की दशा के अंदर। मोहर क्या है, शिल्प आकृति क्या है, बस्तियों का विकास यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व से हो रहा है, तो 2 प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में लिखना है कि एक तो मंदिरों के चारों तरफ हो रहा है, दूसरा आपको पता है कौन सी तरफ हो रहा है, जो है व्यापारिक नगर के रूप में हो रहा है। शहरीकरण हुआ यहाँ पे, लेखन प्रणाली, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो दोबारा से ले लीजिए, ठीक बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके लिए, उर नगर की नगर योजना को विस्तार से समझाइए। ठीक बात है, ये उर नगर की जो नगर योजना है ये पूरी विस्तार से आपको बताई जा चुकी है। हमने बात करी थी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या था, एक मंदिर के रूप में स्थापित हुआ। पहला जो मंदिर, ज्ञात मंदिर अगर हम बात करें तो एक छोटा सा क्या था, देवालय था। क्या था भैया, देवालय था। और इस देवालय के अंदर जो है विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है ना, जिसमें हमने बात कर ली थी कि एक उर की पूजा होती थी, एक इनाना की पूजा होती थी, ठीक है। उर को हमने किसका देवता माना था, चंद्रमा का देवता माना था। इनाना को हमने प्रेम और युद्ध की देवी मानी थी, ठीक है। और इनके अंदर पूजा करते थे और लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते थे, अपनी आस्था के हिसाब से कुछ जो भाग है, अन्न है, फल है या दूध है, दही है, इस प्रकार का जो है यहाँ पर चढ़ाया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये देवालय है यहाँ पर इन लोगों की मानसिकता थी, आस्तिकता थी इनकी कि भाई ये देवी और देवताएं जो होते थे इनको ये अपने पशु संपदा हो गई या फिर जमीन हो गया या फिर जो कृषि उत्पाद हो गया, उसका जो सैद्धांतिक रूप से अधिकार है वो देवताओं के पास माना जाता था। इसीलिए इन चीज़ों का कुछ अंश जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता था, ठीक बात है। उसके बाद में इन्होंने जो है उत्पादन की जो प्रक्रिया है, अर्थात गेहूं है तो गेहूं से जो आटा बनाने का काम है वो मंदिरों के अंदर ही एक प्रक्रिया के रूप में स्थापित हो गया था। इसलिए सारी चीज़ें जो है वो मंदिर की तरफ कन्वर्ट होने लगी। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा था कि मंदिरों के अंदर जो है अगर इतनी सारी चीज़ें आएंगी, इतनी सारी चीज़ें जाएंगी, तो उनको हिसाब रखना पड़ेगा। सूचियां भी मिली हमें मंदिरों से, तो इस प्रकार का जो है वो लिखित हिसाब किताब और धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्या हो गया, एक शहरी जीवन की प्राप्ति हो गई है। तो ये उर नगर की जो है वो नगर योजना आपको बता दी है। इसके अंदर हमने पढ़ा भी था कि जो एक मंदिर बना हुआ होता था उस मंदिर की भी कई विशेषताएं होती थी। मंदिर की क्या विशेषताएं होती थी कि मुख्य मंदिर के जो है वो पहले तो मुख्य मंदिर ही था छोटा सा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चारों तरफ क्या बन गया, एक आंगन बन गया। आंगन के चारों तरफ जो है वो रहने के लिए कमरे बन गए। और फिर मंदिरों को और घरों को डिवाइड करने की बात के बारे में भी हमने बात किया कि किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये घर है और ये मंदिर है। तो हमने कहा था कि जो बाहरी चार दीवारी जो बनी हुई होती थी उस बाहरी चार दीवारी का जो है मुड़ा होना, एक निश्चित अंतराल के पश्चात अंदर और बाहर की ओर मुड़ना, ये हम अच्छे से इसको मैप बना करके समझ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। तो ये सारी क्या थी, आपकी उर नगर की नगर योजना थी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे। अभी जो हमने बात करी है वही बात इसके अंदर भी लिखी जानी है कि मंदिर जो है वो मंदिर की जो संस्कृति है वो मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का निर्माण करने का आधार रही है। किस प्रकार से रही है, हमने इसके ऊपर पूरी बात अब भी कर ली है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है हमने।
5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया के अंदर जो है वो यहाँ पे एक बस्तियों का निवास प्रारंभ हो रहा है। प्राचीन शहर जो है वो मंदिर के चारों ओर भी यहाँ पे दक्षिण के अंदर विकसित होते हैं। सबसे पहले का ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय है जो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। विभिन्न मंदिर जो है देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में थे। उर जो चंद्र देवता और इनाना जो क्या है प्रेम और युद्ध की देवी थी। हमने बात अभी की कर ली है इसकी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के क्या होते थे, घर ही होते थे। नेक्स्ट है देवता जो है वो पूजा का क्या होता था, केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए कुछ है ना अंश जो है वो अपना यहाँ से चढ़ाते थे। उसके बाद में ये जो है सैद्धांतिक रूप से हमने बात करी कि खेत जो है मत्स्य क्षेत्र जो है और स्थानीय जो लोग हैं ये जो है खेत है, खेतों के अंदर क्या है ये इनके स्वामी माने जाते थे। समय आने पर उपज को जो है उत्पादित वस्तु बदलने की प्रक्रिया भी कहाँ पे करते थे, ये लोग मंदिरों के अंदर ही करते थे। इसलिए धीरे धीरे ये क्रियाकलाप बढ़े और ये आर्थिक क्रियाओं से जुड़ गए और एक शहर के रूप में विकसित हो गए हैं। आई बात समझ के अंदर, हमने इसको अच्छे से पहले समझ भी रखा है। उसके बाद में देखिए संभवतः दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। ये दोनों टॉपिक हमने अच्छे ढंग से देख लिए थे और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आपकी परीक्षा के अंदर ये पक्के 100% पूछे जाने वाले हैं। पहले बोल दे रहा हूँ आपको याद करने हैं, जरूरी है। ठीक बात है। काल गणना की बात हमने कर ली थी और गणित की बात भी हमने कर ली थी। गणित में हमने देखा था कि ये क्या क्या जानते हैं, ये गुणा जानते हैं और भाग की प्रक्रिया को भी ये जानते हैं। इसके अलावा ये क्या हमने पढ़ा था, वर्ग और वर्ग मूल की प्रक्रिया को जानते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी कि ये जो लोग हैं वो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसके बारे में भी ये जानते थे। हमें ये जो है यहाँ से इनके साक्ष्य के रूप में एक पट्टिका भी मिली है। क्या मिली है, पट्टिका, जिसका हमने आपको चित्र भी बताया पिछली कक्षा के अंदर। और ये पट्टिका जो है वो हम मानते हैं कि क्या है 1800 ईसा पूर्व की एक पट्टिका है ये, और ये गणितीय अभ्यास की पट्टिका है। क्या है, गणितीय अभ्यास की एक पट्टिका है। रही बात काल गणना के क्षेत्र की, तो काल गणना में भी हमने कहा था कि वर्ष को 365 दिनों का मानना और उसे महीनों के अंदर डिवाइड करना कि भाई 12 महीनों के जो है वो पूरा वर्ष के अंदर होंगे। ठीक बात है। पंखवाड़ा हमने देखा, सप्ताह इन्होंने 7 दिनों का किया। ये सारी जो काल गणना के क्षेत्र में था वो सारा का सारा हमने मेसोपोटामिया से प्राप्त किया है। इन्होंने चंद्र ग्रहण की स्थिति और सूर्य ग्रहण की स्थिति की कौन से दिन होगा, वर्ष में कब होगा, महीना कौन सा होगा, वो स्थितियां भी इनको पता होती थी। तो ये काल गणना के बारे में इनकी जो विद्वता है, जो परंपरा है, वो हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये इसी का पूरा हमने वर्णन लिखा है, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमने इस पाठ के अंदर अलग अलग भागों के अंदर देखते हुए हमने कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की बात करी, कुछ हमने जो है थोड़ा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्नों की भी बातें करी है। देखिए जो आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न लिखे हुए हैं उनसे भी आप अपना जो है वो आकलन कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ जो अभ्यास प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे हैं इनसे भी आप अपनी तैयारी का और आपको कितना याद रहा है, कितना आपको समझ में पाठ आया है, उसके जो है वो आकलन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास जो हमारी मेसोपोटामियन सभ्यता है, या जैसे हम कह लें कि लेखन कला और शहरी जीवन का जो विकास का पाठ है हमारा दूसरा, वो इसके साथ में समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर के हमने विभिन्न भागों के अंदर बांटते हुए इस पाठ को आज 5 भागों के अंदर मिला करके क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस पाठ को कितना अच्छे से समझ रहे हो। हमने हमारा पूर्ण प्रयास करते हुए आपके समक्ष जो है इसकी स्थितियों को रखा है, और मैं ये पूरा विश्वास है मुझे कि अगर आप इसको अच्छे से ढंग से पूरा मन लगा करके देखोगे तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले पाठ के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।